अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है। तो मूविंग टुवर्ड्स इट्स डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है, हम पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू एग्जामिनेशन करेंगे बंदे का, तो हमें पता चलेगी कि कहीं पर फैटी डिपोजिशंस मत है, लंप्स वगैरह। ठीक है, हम देखेंगे कि साइंस एंड सिम्टम्स उसमें उभर तो नहीं आए हैं। क्लियर। इसके बाद हम डायग्नोस्टिक टेस्ट्स करते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट्स में हम ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इससे हम क्या करते हैं, वी इवैल्यूएट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। कब कब? एक तो रेस्ट पे एंड ड्यूरिंग एक्टिविटी। एज यू नो, हार्ट वो ऑर्गन है जिसमें अपना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है। तो ईसीजी से हम डिटेक्ट करते हैं, हम इवैल्यूएट करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की कैसे है रेस्टिंग स्टेट पे और ड्यूरिंग एक्टिविटी। क्लियर। हम लैब टेस्ट्स करते हैं। लैब टेस्ट में पर्टिकुलरली ब्लड टेस्ट, इन्वेसिव टेस्टिंग करते हैं। इन्वेसिव टेस्टिंग में क्या किया जाता है, इसमें एक कैथेटर को लेते हैं और से कार्डियक कैथेटर। तो इस कार्डियक कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है ब्लड वेसल्स में, हार्ट के ब्लड वेसल्स में। तो इससे हमें क्या पता चलती है, हमें यहाँ पे क्लोजर व्यू मिलता है या क्लोजर लुक मिलता है किसका, कोरोनरी आर्टरीज का। क्लियर। और हम रेडियोग्राफिक टेस्ट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरे, सीटी, एमआरआई। तो इनसे हमें क्या मिलता है, पिक्चर्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ चेस्ट। जो चेस्ट के अंदर स्ट्रक्चर्स है, ऑर्गन्स है, हमें उनका क्लोजर व्यू मिलता है, क्लोज पिक्चर्स मिलते हैं। सो दीज वर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। मूविंग टुवर्ड्स इट्स प्रिवेंशन। इसका प्रिवेंशन जो है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस का, उसमें 4 मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो 4 मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स कौन कौन, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, कोलेस्ट्रॉल से हो सकता है, मैंने कहा है। कौन सा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मेलिटीज, सिगरेट स्मोकिंग, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटस। तो हमें क्या करना होता है कि हमें इन 4 चीजों पे फोकस करना पड़ता है ताकि हम प्रिवेंट करें कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस का। तो अगर हम नंबर 1 की ओर देखें, इज कंट्रोलिंग कोलेस्ट्रॉल। As you know, सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, अगर इनका इंक्रीमेंट, इंक्रीज लेवल आए ब्लड में, तो उससे कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। तो अब हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बाय डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी। अब अगर फॉर एग्जांपल डाइट या फिजिकल एक्टिविटी से हमने सीरम कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हम मेडिकेशंस भी ऑफर कर सकते हैं। क्लियर। अब ये एलडीएल का लेवल होना कितना चाहिए हमारी बॉडी में, ताकि प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए। तो अगर हम देखें कि पेशेंट्स एलडीएल लेवल जो है
पहले मैं आपको HDL के बारे में बोलूँ, HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर HDL लेवल की बात करें हमारी ब्लड में, हमारी बॉडी में, तो देखा गया कि इट शुड एक्सीड 40 mg पर डेसीलीटर, और आइडियली होना कितना चाहिए, ग्रेटर देन 60 mg पर डेसीलीटर। एज वी नो कि जितना HDL जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 60 mg पर डेसीलीटर। तो अब जितना HDL ज्यादा है हमारी बॉडी में, इट बिकम्स अ नेगेटिव फैक्टर, या बोलो प्रोटेक्टिव फैक्टर। किस चीज के लिए, हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, टू गेट प्रिवेंटेड। क्लियर? आई रिपीट इट, HDL जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये देखा गया कि इट शुड एक्सीड 40 mg पर डेसीलीटर, और आइडियली होना कितना चाहिए, मोर देन 60 mg पर डेसीलीटर। तो जितना गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ज्यादा होगा, एक्सीड होगा, उतना नेगेटिव फैक्टर बन जाता है हमारी बॉडी में टू प्रिवेंट अस और टू प्रिवेंट द पेशेंट्स फ्रॉम हार्ट डिजीज। क्लियर? नेक्स्ट, ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स ये भी एक फैटी सब्सटेंस है, इजंट इट? किन से बना हुआ होता है, फैटी एसिड्स से। वो ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, थ्रू ब्लड, किन से, लिपोप्रोटीन से। अगर हम देखें कि कहीं कहीं जेनेटिक ओरिजिन जो है, तो ये ट्राइग्लिसराइड्स मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर होते हैं, अगर जेनेटिक ओरिजिन की बात करें। तो अगर बाकी फैक्टर्स बोले जिनसे ट्राइग्लिसराइड्स जो है इनका इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन है, इंक्रीज्ड और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, ठीक है। नेक्स्ट, डायबिटीज मेलाइटस, और फॉर एग्जांपल बर्थ कंट्रोल पिल्स एक्सेसिव अमाउंट्स में कोई लेता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक्सेट्रा। तो हम मैनेज कैसे कर सकते हैं ट्राइग्लिसराइड्स का इंक्रीमेंट हमारी बॉडी में ना हो जाए। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे ऑन वेट। जितना वेट इनकंट्रोलेबल होगा, ठीक है, इन कंट्रोल होगा, उतना ट्राइग्लिसराइड्स का अमाउंट हमारी बॉडी में कम हो जाएगा। प्लस रिड्यूस्ड LDL, क्लियर, एंड इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी। मैं आपको अलग अलग से इनका प्रिवेंशन, इनका मैनेजमेंट बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल ट्राइग्लिसराइड्स का अमाउंट जो है बॉडी में ज़्यादा है, एक तो बाय जेनेटिक बोल सकते हो कि ग्रेटर देन 200 mg पर डेसीलीटर, मगर अदर फैक्टर्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ मेलाइटस है, बर्थ कंट्रोल पिल्स कोई एक्सेसिव अमाउंट्स में ले रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी है। तो इन सब को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? एक तो हमें फोकस करना है ऑन वेट, कि जितना रिडक्शन इन वेट होगा ओबीस पेशेंट में खास तौर पर, जितना वो अपने वेट को कंट्रोल करेंगे, उससे ट्राइग्लिसराइड्स का अमाउंट भी इन कंट्रोल अमाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड LDL, जैसे मैंने आपको था बैड कोलेस्ट्रॉल, क्लियर। जितना LDL कम होगा उतना HDL ज़्यादा होगा, और जितना HDL ज़्यादा होगा, रिस्क फैक्टर, वो प्रिवेंटिव फैक्टर बन जाता है। किस चीज़ के लिए? नॉट रिस्क फैक्टर, इट बिकम्स द प्रिवेंटिव फैक्टर फॉर द हार्ट डिजीज। एंड इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, जितनी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी उतने ट्राइग्लिसराइड्स भी कम होंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल बाय डाइट हमने कंट्रोल नहीं कर पाए कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस को होने से, तो हम मेडिकेशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मेडिकेशंस लाइक निकोटिनिक एसिड एंड फिब्रिक एसिड। ये मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि निकोटिनिक
निकोटिनिक एसिड, फैब्रिक एसिड, इसमें कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं और क्या फंक्शन होता है इनका। क्लियर। तो अब फॉर एग्जाम्पल निकोटिनिक एसिड एंड फैब्रिक एसिड हमें देना है पेशेंट को, मगर तब जब ट्राइग्लाइसराइड्स का अमाउंट या लेवल ग्रेटर देन 500 mg पर डेसीलीटर होगा, तब हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं निकोटिनिक एसिड एंड फैब्रिक एसिड। अदरवाइज हम डाइट प्लानिंग या फिजिकल एक्टिविटी का हम एजुकेशन देंगे पेशेंट को, ठीक है, हम डाइटरी पैटर्न के बारे में हम पेशेंट को बोलेंगे, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस को होने से। अब अगर फॉर एग्जांपल ट्राइग्लाइसराइड्स का अमाउंट ग्रेटर देन 500 mg पर डेसीलीटर है, देन वी कैन प्रिस्क्राइब द मेडिकेशंस लाइक निकोटिनिक एसिड एंड फैब्रिक एसिड। क्लियर। अब इसके बाद डाइटरी मेजर्स। डाइटरी मेजर्स हमें प्रोवाइड करता है रिकमेंडेशन TLC के लिए। व्हाट इज दिस TLC? थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंजेस। कि थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं, इसमें 3 पार्ट प्रोग्राम बनाया गया। ये 3 पार्ट प्रोग्राम क्या है? इसमें यूज किया गया डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड वेट मैनेजमेंट। क्लियर। तो हम देखते हैं कि पर्टिकुलर डाइट क्या होना चाहिए, हम देखते हैं कि पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस, कौन से एक्सरसाइजेस कितने देर तक करने हैं पेशेंट को, वेट मैनेजमेंट कि कितना वेट कंट्रोल करना है पेशेंट को, कितना वेट होना चाहिए पेशेंट को। तो इट फोकसेस ऑन दीज 3 थिंग्स। तो अब अगर हम यही थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। तो कुछ जो है हमारी कंसिडरेबल कुछ ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट लेडीज हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ठीक है। तो इनके लिए हमें ज़्यादा न्यूट्रिशनल नीड्स होते हैं। क्लियर। अब जहाँ पे आपको लगे कि न्यूट्रिशनल नीड्स का ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे हम उनको रेफर करते हैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन के। तो ये रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो है, इनका मेन्यू प्लान, डाइट प्लान बना लेता है कि आपको दिन में क्या खाना है, ठीक है, किस तादाद में खाना है। क्लियर। और जो बाकी अदर TLC रिकमेंडेशंस हैं, उनमें वेट लॉस आता है, सीजेशन ऑफ टोबैको यूज, क्योंकि टोबैको भी रिस्क फैक्टर होता है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस का, इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, soluble डाइट फाइबर, ठीक है। ये soluble डाइटरी फाइबर क्या है? फॉर एग्जाम्पल फ्रेश फ्रूट्स, सीरियल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स। तो ये क्या करते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। क्लियर। अब अगर हम फिजिकल एक्टिविटी को देखें, इसी में जो आ जाता है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी जो है, इट शुड बी रेगुलर, इट शुड बी मॉडरेट, ठीक है। तो अब ये फिजिकल एक्टिविटी करता क्या है? इट इंक्रीजेस HDL, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है? एंड डिक्री, उससे रिडक्शन हो जाता है ट्राइग्लाइसराइड लेवल्स का, ठीक है। तो हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को 30 मिनट की एक्सरसाइज और जो 3 to 4 टाइम्स, 3 से 4 बार
हर हफ्ते, ठीक है। अब अगर पेशेंट जो है वो इनएक्टिव है, उसने अभी तक कोई एक्सरसाइज नहीं की है, तो उसको नर्स जो है हेल्प करती है कि उनकी एक्सरसाइज जो है, उनको एजुकेट करती है कि उनकी एक्सरसाइज स्टार्टिंग में 3 मिनट का ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है, और 3 से लेकर 5 मिनट्स तक। और यही एक्सरसाइज जो है ये एंड होनी चाहिए विद इन 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स। क्यों? टू डिक्रीज द कार्डिक आउटपुट, प्रिवेंट डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। क्योंकि अभी इसने कोई एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की होती है, ठीक है। तो अब जो ही एक्सरसाइज स्टार्ट करता है, इसमें वीजिंग पैटर्न भी आ जाता है, ठीक, सांस फूलने लगती है, ठीक है, हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है, क्लियर। वहां से कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस है, आर्टरीज नैरो है, ठीक। तो ब्लड सप्लाई जो है वो इफेक्टिवली नहीं हो रहा है, हार्ट में वहां से वर्कलोड तो ज्यादा है, हार्ट मांग रहा है ब्लड ज्यादा, बट यहाँ से आर्टरीज पास ऑन नहीं कर पा रही है उतना ब्लड जितना हार्ट को चाहिए होता है। तो उस वजह से उनमें कार्डिक आउटपुट जो है डिक्रीज आ सकता है। So we recommend those patients to go for the exercises only for 3 to 5 minutes in the early durations, ठीक है। स्टार्टिंग में हम उनको बोलेंगे 3 से 5 मिनट की एक्सरसाइज करें और जो खत्म हो 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप उन एक्टिविटीज में एंगेज रहो जिनमें उनका इंटरेस्ट है। एक्सरसाइज इज नॉट ओनली जॉगिंग वगैरह, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। हम पेशेंट को बोलेंगे कि अगर वो गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखता है, ही कैन गो फॉर दैट, वो भी फिजिकल एक्टिविटी है। तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स टेस्ट वी विल रिकमेंड हिम टू गो फॉर दैट एक्सरसाइज, टू गो फॉर दैट एक्टिविटी, क्लियर। और हम एजुकेट करते हैं, वी टीच द पेशेंट इज टॉट एक्सरसाइज करना टू एन इंटेंसिटी उस हद तक that does not preclude their ability to talk। उसके बात करने के ढंग में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। हम उनको एक्सरसाइज बोलेंगे उसी ड्यूरेशन तक करने के लिए कि अगर ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए करेगा कोई पेशेंट, तो उसको फॉर एग्जांपल सांसें फूल जाएंगी, बात करने में दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। तो प्रिक्लूड मीन्स टू स्टॉप और टू क्रिएट एनी इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो वी विल टीच द पेशेंट टू एक्सरसाइज टू एन इंटेंसिटी दैट डज नॉट प्रिक्लूड देयर एबिलिटी टू टॉक। अब फॉर एग्जांपल हॉट वेदर है, गर्मी है, तो हम पेशेंट को रिकमेंड करेंगे, हम उनको एजुकेट करेंगे टू एक्सरसाइज इन द अर्ली मॉर्निंग्स, okay? और इन द इवनिंग्स। अब अगर कोल्ड वेदर है तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो कपड़े ज़्यादा लगाएं और ज़्यादा ठंड में एक्सरसाइज ना करें, अंदर ही अपने घर में ही अपने रूम्स में ही एक्सरसाइज करें, क्लियर। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट में ड्यूरिंग एक्सरसाइज और डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई, फॉर एग्जांपल चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, डिजीनेस आई, नोशिया या लाइट हेडेडनेस, ये वर्ड्स आपको सब पता होंगे, तो हमें पेशेंट को बताना है कि इमीडिएटली आप स्टॉप करें वो एक्टिविटी जिस एक्टिविटी से उसको ये कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़े, क्लियर। अब फिजिकल एक्टिविटी मैंने आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हम कैसे करेंगे। सेम इज द केस अगर अब पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो हम हाइपरटेंशन को भी मैनेज करेंगे बाय यूजिंग द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, बाय टेलिंग द पेशेंट्स टू टेक डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ साल्ट, टू टेक द डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ फैटी डाइट, क्लियर, टू टेक लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स। तो वी कैन प्रिवेंट, अगर हमने हाइपरटेंशन को प्रिवेंट किया, वी कैन इन केस प्रिवेंट कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट इज सीजेशन ऑफ टोबैको यूज। कल मैंने आपको बोला लास्ट लेक्चर में कि
टोबैको जो है वो कैसे कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस कर सकता है, उसका पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बोला। तो अगर टोबैको यूज़ का सजेशन हम किसी पेशेंट में उसको बोलेंगे कि आप टोबैको यूज़ ना करें, सिगरेट स्मोकिंग अवॉइड करें, ठीक है, तो उससे कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इस सब को अलहायदा छोड़ के अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट पे आए, अभी तक हम बस प्रिवेंशन पढ़ रहे थे, अब अगर हम इसके मेडिकल मैनेजमेंट पे आ जाएं, मेडिकल मैनेजमेंट तब दिया जाता है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोटिक पेशेंट्स में जब हमें डाइट और जो भी हम अभी तक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल कर रहे थे बाय द डाइटरी पैटर्न, अगर वो फेल हो गया, हमने नॉर्मलाइज नहीं कर पाए सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, तो हम डिफरेंट सेवरल मेडिकेशंस का यूज कर सकते हैं। नंबर 1 इज 3-हाइड्रोक्सी 3-methyl ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, जिसको हम HMG कोएंजाइम ए भी बोलते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है? ये ब्लॉक करता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को। जो ही कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस ब्लॉक हो गया, उससे LDL का लेवल लोअर हो जाता है, प्लस ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी कम होते हैं। जो ही LDL का अमाउंट कम हो रहा है, उससे क्या होगा? इंक्रीज इन HDL लेवल। So this is the positive factor for preventing the heart disease, for preventing the atherosclerosis. Number 2, nicotinic acid. हम नियासिन भी बोलते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है? डिक्रीज करना लिपोप्रोटीन सिंथेसिस। जो ही लिपोप्रोटीन का सिंथेसिस कम हो जाता है, उससे LDL का लेवल कम हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और उससे क्या होगा? अगेन इंक्रीज इन HDL, प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। नंबर 3, फिब्रिक एसिड और फाइब्रेट्स बोलो। फॉर एग्जाम्पल कोलोफिब्रेट, फिनोफिब्रेट, इनका फंक्शन क्या होता है? ये डिक्रीज करते हैं सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो ही सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम अमाउंट्स में हो जाता है, उससे क्या होता है? रिडक्शन इन ट्राइग्लिसराइड्स। जो ही रिडक्शन इन ट्राइग्लिसराइड्स हो जाता है, उससे इंक्रीज इन HDL हो जाता है। दिस इज द गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो मगर जो भी ये मेडिकेशंस हैं, दीज शुड बी यूज्ड विद कॉशन। व्हाई? खास तौर पर फिब्रिक एसिड जो ये फिब्रेट्स है, इनको बहुत ही कॉशन से हमें यूज करना पड़ता है, हमें रिकमेंड करना पड़ता है पेशेंट को, क्योंकि फिब्रेट्स वो मेडिकेशंस होते हैं जो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कभी 400 mg/dL भी बना देते, उससे ज़्यादा भी लेवल अप कर देते हैं। तो हमें बड़े ही कॉशन से इनको यूज अप करना पड़ता है। दिस वाज ऑल अबाउट कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।